अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और ये है वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, समझने का एक अलग जाविया। सबसे पहले टॉप स्टोरीज़ पर नज़र डालते हैं और टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहले बात होगी एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी की। ओलंपिक्स में अरशद नदीम की जानिब से कामयाबी के झंडे गाड़े गए और ओलंपिक्स का एक रिकॉर्ड बनाया गया। गोल्ड मेडल जीता अरशद नदीम ने और अब एक पाकिस्तानी एथलीट पैरालंपिक्स के गोल्ड मेडल पर उसने नज़र जमा ली है। वैसे तो पाकिस्तान के लिए ये एक नहायत तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान का सिर्फ़ और सिर्फ एक खिलाड़ी पैरालंपिक्स में शिरकत के लिए पेरिस गया है, लेकिन हम यूँ कहेंगे कि वो जो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की, तो हमारी दुआ ये है कि हमारा एक एथलीट तमाम एथलीट्स पर भारी पड़ जाए। हमारे ये एथलीट हैं हैदर अली टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी परफॉर्मेंस से ये बात साबित कर चुके हैं कि वो किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया था। अब ये अलग बात है कि उन्हें अरशद नदीम जैसी पजीराई तो नहीं मिल सकी थी, लेकिन कौम की नज़रें अब इस बासलाहियत हैदर अली पर हैं और हैदर अली इस बार इंशाल्लाह जब गोल्ड लेकर आएंगे तो फिर पूरी कौम की आंखों का तारा बनना चाहिए उन्हें। हैदर अली 6 सितंबर को पैरालंपिक्स में डिस्कस थ्रो के मुकाबले में शिरकत करेंगे। 37 साला हैदर अली, उनके कैरियर पर अगर नज़र डाली जाए तो इस वक्त वो फुल फॉर्म में है। 2023 के पैरा एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे उसमें उन्होंने चांदी का तमगा जीता था। रियो पैरालंपिक्स में उन्होंने कांसी का तमगा जीता था। तो एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी तरफ से चली आ रही है। पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ी भेजे थे। हैदर तमगे के लिए फेवरेट थे, जबकि अनीला इज़्ज़त बेग ने गेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली पाकिस्तानी खातून के तौर पर तारीख रकम की थी। इस बार भी हैदर अली फेवरेट हैं और हमारी दुआ है कि हैदर अली इस बार भी पाकिस्तान को तमगा दिलाएं और जीत के पोडियम पर पहुंचाएं। हैदर अली के लिए बेस्ट विशेस। अगली खबर जो कि इस वीक सबसे बड़ी खबर रही और वो खबर है टेलीग्राम के बानी पावेल डोरोफ को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ़्तार कर लिया गया था और फिर उस गिरफ़्तारी के हवाले से सारी दुनिया में बात हुई थी कि ये क्या हो रहा है। बुध के रोज़ वो अदालत में पेश किए गए और अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें ज़मानत पर रिहाई मिल गई, लेकिन उनके फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी है। अदालत ने उन्हें 50 लाख यूरो के एवज़ ज़मानत पर रिहाई दी थी और लेकिन उन पर एक शर्त ये लागू की गई है कि वो हफ्ते में 2 दिन वो अदालत में पुलिस स्टेशन में बल्कि हफ्ते में 2 दिन वो पुलिस स्टेशन में हाजिर होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पॉल डोरोफ जो है उनको आखिर गिरफ़्तार क्यों किया गया था और अगर उन पर जुर्म साबित हुआ तो उनको कितनी सज़ा मिलेगी। डोरोफ पर बेसिकली शुबा ये है कि वो मुजरिमाना मकासद के लिए अपने जो प्लेटफॉर्म है, उनका जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राफ, उसके इस्तेमाल को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और फ्रांस में बच्चों के ख़िलाफ़ जो जिनसी तशद्दुद है, जिनसी जराइम है, उनकी रोकथाम के लिए काम करने वाली जो एजेंसी है OFMIN, उसने फ्रॉड, मनशियात की स्मगलिंग, साइबर टेररिज्म, फिर मुनज़्ज़म जराइम और इसके अलावा दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने समेत कई दीगर मुबैना जराइम की इब्तदाई तहकीकात के लिए डोरोफ के वारंट जारी किए थे। फरवरी में तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया था और टेलीग्राम की जो इंतज़ामिया है वो तहकीकात का जवाब देने से कासिर रही थी। इसी सिलसिले में उन्हें 24 अगस्त को जब वो पेरिस पहुँचे थे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब ये जो ऐप है टेलीग्राम, पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल निस्बतन कम है, लेकिन भारत में, बांग्लादेश में, रूस में, यूक्रेन में, इन समेत कई और ममालिक में ये जो ऐप है ये काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। अब ये ऐप जो है बेसिकली व्हाट्सएप के कॉम्पिटिटर के तौर पर देखी जाती है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें हम इन दोनों की मार्केट का तो व्हाट्सएप के पास बहुत बड़ी मार्केट है और टेलीग्राम की जो मार्केट है वो एक छोटी मार्केट है व्हाट्सएप के मुकाबले में। लेकिन टेलीग्राम एक ऐसी ऐप है कि जिसको अब सोशल मीडिया के जो सारिफीन हैं वो फेसबुक, व्हाट्सएप और जो दीगर कम्युनिकेशन ऐप्स हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा
मोतबर समझते हैं, और उसकी वजह है इनक्रिप्शन की पॉलिसी। वैसे तो व्हाट्सएप में भी हम देखते हैं कि इनक्रिप्शन का फ़ीचर मौजूद है, लेकिन टेलीग्राम ये कहता है कि हमारा इनक्रिप्शन का फ़ीचर सबसे ज़्यादा बेहतर है और हमारी जो ऐप है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर ऐप है। टेलीग्राम पर अपना मोबाइल नंबर खुफिया रखा जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि टेलीग्राम बग़ैर सिम कार्ड के भी साइन अप करने का ऑप्शन देता है। फिर तीसरा फ़ीचर ये है कि टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं और जो चैनल्स हैं, उसमें सार्फिन एक दूसरे के मोबाइल नंबर नहीं देख सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर फ़ीचर है वो है कि टेलीग्राम में आप जो ग्रुप्स बनाते हैं वो 2 लाख सार्फिन पर मुश्तमिल हो सकता है। कोई और प्लेटफॉर्म इतना बड़ा ग्रुप बनाने की इजाज़त नहीं देता है। अब ये जो ऐप के बानी हैं रूसी नजाद दुरॉफ, ये जो शख्स है इसके बारे में बात करते हैं ज़रा। फ्रांसीसी शहरी है ये शख्स, और 2013 में इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर टेलीग्राम की बुनियाद रखी थी। इससे पहले भी इन्होंने एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था, उसका नाम था वीके, और वो उस वक्त रूस में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त रूस छोड़ दिया था जब इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि जो वीके है, जो प्लेटफॉर्म इन्होंने पहले बनाया था, उस पर अपोजिशन के बयानात को रोकने के लिए हुकूमत ने इन पर दबाव डाला था, तो उन्होंने फिर वीके को फ़रोख्त किया था। लेकिन जो दुरॉफ हैं वो बेसिकली रूस को छोड़ चुके हैं, लेकिन रूस ने दुरॉफ को नहीं छोड़ा है। इस हवाले से रूसी हुक्काम क्या कहते हैं? रूस में ये सबसे अहम ऐप है, सबसे अहम ऑनलाइन नेटवर्क्स में से ये एक नेटवर्क है। बहुत सारे रूसी जो हुक्काम हैं और सियासतदान हैं, ये मवासलात के लिए इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा इस ऐप का असर रसूख है। अच्छा, चूँकि हम रूस की बात कर रहे थे, उससे कनेक्ट हुआ है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम से ही एक और कनेक्टेड ख़बर है जो मैं आपको देता हूँ, और वो ख़बर है जी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक सख्त किया है और उन्होंने एमरजेंसी नाफिज की है। और ये एमरजेंसी किस हवाले से है? ये एमरजेंसी इस हवाले से है कि जी डीप फेक पर वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, और ये वीडियो इंतहाई नाजेबा वीडियो हैं, इंतहाई गैर अखलाकी, बेसिकली पोर्नोग्राफिक वीडियोस हैं ये जो कि वहाँ पर बच्चों और बच्चियों की बनाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उन्होंने ये देखा कि ये जो डीप फेक पोर्नोग्राफी वीडियोज़ हैं, ये कुछ अरसे में बढ़ रही है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसमें अंडर एज गर्ल्स, अंडर एज जो बच्चे होते हैं, उनकी भी वीडियोस शामिल हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर शदीद तशवीश पाई जाती है। अब डीप फेक के बारे में हमें पता है कि डीप फेक क्या होता है। डीप फेक जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई वीडियोस होती हैं, और उसमें होता ये है कि चेहरा किसी शख्स का होता है और जिस्म किसी और शख्स का होता है, और उसको कंबाइन करके ये वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर भेजी जाती हैं। बेसिकली साउथ कोरिया में हो ये रहा है कि अब इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ख़ास तौर पर टेलीग्राम पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और पिछले हफ्ते के दौरान इन वाक़यात में शदीद तेज़ी आई, बहुत ज़्यादा ये वीडियोस फैली हैं। वैसे तो डिजिटल सेक्स क्राइम्स जो हैं उनका ताल्लुक़ साउथ कोरिया से कोई नया नहीं है, ये पुराना ताल्लुक़ है। 2019 में वहाँ पर एक केस आया था कि जिसमें टेलीग्राम को यूज़ करते हुए बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, और फिर इस ग्रुप के लीडर को पकड़ा गया और उसे 42 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। कोरिया के जो टीचर्स हैं उनकी यूनियन ने भी ये कहा है कि जी 200 के करीब स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ये मामला हो रहा है, और वहाँ पर बच्चों की और वहाँ पर टीचर्स की वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो ये जो मामला है ये इंतहाई ख़तरनाक मामला है, और हमारे यहाँ पर भी अक्सर इस तरह की चीज़ें और इस तरह की ख़बरें आती रहती हैं, तो इससे हमें बचने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि जो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, टेली कम्युनिकेशन की अथॉरिटी है, PTA है, IT की मिनिस्ट्री है, वो क्या कर रहे हैं। अभी तो हमारे मुल्क में इंटरनेट भी ऐसा चल रहा है कि हम समझें कि इंटरनेट से हम बिल्कुल दूर हो चुके हैं, हमारे पास इंटरनेट यूँ कह लीजिए कि नहीं है, लेकिन इन मामलात पर भी हमें नज़र रखनी होगी। रशिया की ये एक और ख़बर आपको देते हैं, और ये भी एक बड़ी अहम ख़बर है। 1 सितंबर से रशिया ने किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियली यूज़ करना शुरू कर देंगे। बुनियादी तौर पर रशिया पर हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वेस्ट की कंट्रीज़ की तरफ से, और यूक्रेन से जो उसका तनाज़ा या जो जंग है 2022 में जब वो शुरू हुई थी, उससे पहले जो रशिया का जो सेंट्रल बैंक था उसका मुतालबा ये था
कि क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, लेकिन अब ये मामला या जो नज़रिया है ये बदल गया है। और 8 अगस्त को, बेसिकली 8 अगस्त को रशियन जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक कानून साइन किया कि हम एक्सपेरिमेंटल यूज़, तजर्बाती जो इस्तेमाल है क्रिप्टो करेंसीज़ का इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए और फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के लिए, ये शुरू करेंगे। हम सब जानते हैं कि चूंकि वहाँ पर पाबंदियाँ थी, वेस्ट की तरफ से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई थी, तो ये जो स्विफ्ट का एक पेमेंट सिस्टम होता है जिसके ज़रिए तमाम दुनिया के बैंक्स आपस में रब्ता करते हैं और एक दूसरे को पेमेंट करते हैं, इससे रशिया जो है वो कटा हुआ है। तो इसके मुतबादिल के तौर पर अब इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज़ को बेसिकली यूज़ करने का ये प्लान बनाया और 1 सितंबर को ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसीज़ में रशिया जो है वो तिजारत करना शुरू कर देगा। तो ये तो खैर रशिया की हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली। एक और मुल्क ऐसा है जिसकी बात हमें करनी ज़रूरी है और वो है सूडान। सूडान के हवाले से हमने आपको पहले भी बताया था कि सूडान में फ़ौज के ही 2 ग्रुप्स का आपस में एक क्लैश चल रहा है। एक सूडान में एक ऐसी कैफियत है कि जिसकी वजह से शदीद वहाँ पर खाना जंगी है और उस खाना जंगी की वजह से सूडान इस वक्त कहत का शिकार हो रहा है और होने जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसकी तरफ से खबर आई है कि उसने अपने ही ऑफिशियल्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, क्योंकि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने छुपाई थी, डोनर्स को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और ये 2 लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और बेसिकली इस वक्त सूडान में जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त दुनिया का शदीद तरीन कहत होने का वहाँ पर अंदेशा है। फूड शॉर्टेज इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो ख़ित्ता सूडान का ख़ित्ता है। अप्रैल 2023 में वहाँ पर ये खाना जंगी का सिलसिला शुरू हुआ था और इसकी वजह से 10 मिलियन लोग, तकरीबन 100 लाख लोग ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं। और यूँ कहिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है। इंटरनली डिस्प्लेस पर्सनस की अगर तादाद देखी जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन, यानी वो लोग जो कि अपने ही मुल्क में बेघर हो जाते हैं और अपने ही मुल्क में उन्हें रेफ्यूजी कैंपों में या फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर रहना पड़ता है, भूख का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, मेल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ता है, बीमारियाँ वहाँ पर शदीद तरीके से फैली हुई हैं। तो ये सिचुएशन अप्रैल 2023 से सूडान में चल रही है। बहरहाल ये तो थी टॉप स्टोरीज़ के बाद एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। अब बात करते हैं इजराइल फलस्तीन जंग की, और हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये इजराइल फलस्तीन जंग नहीं है बल्कि इजराइल की तरफ से जारी एक एकतरफा बर्बरियत का मुजाहरा है जो कि निहत्ते फलस्तीनियों पर किया जा रहा है। एक तरफ तो इसराइल जंग बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात में शामिल है, तो दूसरी तरफ न सिर्फ फलस्तीनियों पर उसके हमले जारी हैं बल्कि अब इस खित्ते में ये जंग बढ़ने का भी अंदेशा है। इसराइल और लिबनान एक दूसरे पर गोलाबारी करते हुए नजर आए, लेकिन ये मामला शुक्र है कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही खत्म हो गया, लेकिन इसमें 8 अफराद शहीद हुए। हिजबुल्लाह के 40 अहदाफ को इसमें निशाना बनाया गया। दूसरी जानब हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेटों और ड्रोन से हमला किया और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकार बस्तियों को भी निशाना बनाया। 320 रॉकेटों के साथ इसराइल के 11 फौजी अहदाफ पर हमले का ऐलान भी किया है हिजबुल्लाह ने। बात यहाँ पर ही नहीं रुकती है। यमन के हुथियों ने बहरा अहमर में यूनानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। और इसके अलावा एक और बड़ा अहम बयान और बड़ा खतरनाक बयान, ये बयान आया है एक इस्राएली वजीर की तरफ से जिसका नाम है बेन गुवेर। और बेन गुवेर जो है वो इसराइल का एक एक्सट्रीमिस्ट वजीर है और उसने ये बयान दिया है कि वो मकबूजा बैतुल मकदस में वाक़ जो मस्जिद अक्सा है उसके कंपाउंड में एक सिनेगॉग बनाएगा, यानी कि एक यहूदी इबादतगाह। बेन गुवेर ने ये कहा है कि ये इबादतगाह वो जरूर बनाएगा और उसने ये बात भी कही है कि इस मुकद्दस जगह पर वो एक इस्राएली झंडा भी लगाएगा। अब ये बेन गुवेर है कौन? बेन गुवेर जो है वो एक बहुत ही
शदीद जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट इंसान है, उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ और फिर हम इस मामले पर मंसूर जाफर साहब से भी बात करेंगे, जो कि सीनियर सहाफी हैं और इसराइल फलस्तीन तनाजे पर इन्होंने हमेशा गहरी नजर रखी है। सबसे पहले आपको बेन गुएर की प्रोफाइल के बारे में कुछ बताता हूँ। ये 2019 से इंतहाई दामाद जूश पावर की क़यादत कर रहा है बेन गुएर, और गुज़िश्ता साल के इंतखाबात के बाद इसने काबीना में हलफ उठाया था और उसके बाद उसे कौमी सलामती का वजीर बनाया गया था। बेन गुएर फलस्तीनियों को मुश्तइल करने की एक पुरानी तारीख है इस शख्स की। नस्ल परस्ती और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत जैसे जराइम पर इस शख्स को 8 मरतबा सजा सुनाई गई है। बेन गुएर इस कदर इंतहा पसंद सोच का हामी है कि उस पर लाजमी फौज पर पाबंदी लगाई गई थी। इसराइली जो फौजी सर्विस है, इसराइल में ये कानून है कि हर जवान को वहां पर लाजमी फौजी सर्विस करनी होती है, और इसराइल ने ही मना कर दिया था कि हम इस शख्स को फौजी ट्रेनिंग नहीं देंगे, फौज में नहीं आने देंगे, क्योंकि ये इस कदर एक्सट्रीमिस्ट शख्स है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ सीनियर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। अस्सलाम। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो मामला है 7 अक्टूबर के बाद से हम देख रहे हैं कि इसमें कई मोड़ आए हैं, कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो है इसराइल के हमले जो कि फलस्तीन पर जारी है। अभी जो ताजा असॉल्ट है वो वेस्ट बैंक पर चल रहा है। मामला जितना गंभीर है उसकी एक तारीख है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसराइली बर्बरियत और जारहियत ये बढ़ती जा रही है और अब पूरा खित्ता शायद इसकी लपेट में आ जाए। हमने एक दिन की ये जंग देख ली लिबनान की और इसराइल की। ये मामला बढ़ने का कितना अंदेशा है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जी, इस वक्त जो सूरत हाल ख़ास तौर पे गुज़श्ता रोज़ से वेस्ट बैंक के इलाके में पैदा कर दी गई है, वो एक लिहाज से इंतहाई ख़तरनाक पेशरफ्त है, क्योंकि ये एक इलाका था कि जो इस वक्त तक इस शोरश से अगरचे उस हद तक मुतासर नहीं था जो कि गज़ा के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके असरात भी देखे गए। तकरीबन इस 7 अक्टूबर के बाद से गरब उर्दन के इलाके में जो इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ हैं उसमें तकरीबन 637 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो जाम शहादत नौश कर चुके हैं, और 16 के करीब इसराइली जो हैं वो भी इस कार्रवाई में जो है वो हलाक होने की इतलात हैं। और अब जो सूरत हाल वहाँ पे यानी इस वक्त हमें दरपेश है, आप देखिए उसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये सूरत हाल का आगाज़ हुआ तो उस वक्त जो फ़लस्तीन की मुक़तदरा या उनकी जो नेशनल अथॉरिटी है उसके एक सदर नामी शख्सियत हैं जिन्हें महमूद अब्बास कहते हैं, वो सऊदी अरब के दौरे पे थे, और जब उन्हें वहाँ पे बड़े पैमाने पे होने वाली इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ और ख़ास तौर पे जो शुमाली गरब उर्दन के इलाके हैं जनीन, तोबास, तुलक्रम, वहाँ पे इसराइली फ़ौजियों ने बहुत बड़े पैमाने पे जो कार्रवाइयाँ शुरू की, तो उन्हें अपने उस दौरे को मुख्तसर करके वापस आना पड़ा। अब आप देखिए कि यही वो फ़लस्तीनी सदर हैं जो अपने आप को फ़लस्तीनी सदर कहते हैं, लेकिन उन्हें गुज़श्ता 11 माह से होने वाली जो गज़ा की जंग है उसमें एक बार तौफीक नहीं हो सकी कि वो कम से कम उसके बारे में कोई एक शख्स बयान दे सके या कम से कम कोई ऐसा ऐलान कर सकें कि वो इस इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। ये भी हाल ही में उन्होंने एक ऐलान किया है, 11 माह बाद उन्हें होश आया, लेकिन अपने इलाके जहां अपना इलाका उनका अपना इक़्तिदार जब डावाडोल होता दिखाई दिया तो वो सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके जो है वो इस इलाके में आ गए। तो जब आपकी क़यादत इस नौइयत की बहुत ही जिसे कहनी है मसलहत कोश हो, तो फिर यकीनन जो फ़लस्तीनी अवाम है वो तो इसराइली तोप तफंग उसी के रहमो करम पे हैं, और गज़ा के अवाम तो पिछले 11 माह से जो है वो इसराइल की आतिशो आहन जो है उसकी बारिश उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं जो सलामत हो, और अब यही सूरत हाल मंसूर साहब, ये भी मुझे बताइएगा के इलाकों कि ये जो एक दिन का हमने मार्का देखा जिसमें इसराइल और लिबनान एक दूसरे के आमने सामने आए, शुक्र है कि ये मामला एक दिन में ही खत्म हुआ, लेकिन लिबनान किस हद तक तैयार है इस मार्के के लिए कि जिसमें वो इसराइल को, जाहिर है जो इसराइल की हरकतें हैं उस पर वो इसराइल के सामने खड़ा होता हुआ नजर आता है। इसराइल की तो कुव्वत हम जानते हैं, हमने देख लिया कि जितनी कुव्वत का वो इस्तेमाल कर रहा है फलस्तीनियों पर, लेकिन लिबनान के पास किस कदर कुव्वत है और किस कदर तैयारी है कि वो इसराइल को एक टफ टाइम दे सके?
यकीनन जी, लबनान में जो हिजबुल्लाह सरगर्म है, उनका मिलिट्री माइट जो है वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। आपको याद होगा कि इस एक दिन के मार्के से पहले एक जो वार ऑफ नर्व्स थी वो जारी थी, और खासतौर पे हिजबुल्लाह ने अपनी ऐसी वीडियोस रिलीज की थी कि जो ज़ेरे ज़मीन सुरंगों की थी, जहां पे बहुत बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम जो हैं वो ट्रकों पे लादे हुए थे और उनको एम किया जा रहा था टुवर्ड्स तेल अवीव। और वो जो चीजें थी जिनको देखते हुए इसराइल को जो है उसके औसान खता हो गया और उन्हें अंदाजा हो गया कि उनका किस फरीक मुखालिफ से पाला पड़ने जा रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने एक पेशगी हमला करते हुए अपनी पूरी फजाइया का जो है वो यकबारगी के साथ लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पे जो है वो हमला आवर किया। और उनके इसराइली फौज के बकौल तकरीबन 100 लड़ाका जेट जो हैं उन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। और इसी तरीके से हिजबुल्लाह ने जो 1000 रॉकेट और मिसाइल फायर करने का जो ऐलान कर रखा था, उसके बाद से उनके पास अपने आयरन डोम और उनकी जो डेविड स्लिंग है उसका असला खत्म हो गया। और यही वजह है कि एक ही दिन के बाद जो है वो जितने बड़े पैमाने पे आपने देखा कि इस डिप्लोमेसी का हमें देखने को मिला कि जब नवीं बार जो है वो एंटनी ब्लिंकन जो है वो खित्ते के दौरे पर आए, और इसी तरीके से उन्होंने मिस्र को और उर्दन को और इसी तरीके से दीगर जो ममालिक हैं उनको इस हेक्टिक डिप्लोमेसी में इंगेज किया। सो मच सो के ईरान तक जो है उन्होंने बराह रास्त अप्रोच की ताकि जो असर रसूख है हिजबुल्लाह पर ईरान का उसको इस्तेमाल किया जा सके और इस जंग को एक फुल फ्लेज वॉर में तब्दील होने से रोका जा सके। तो अब माजी में आपको याद होगा कि दो ही खित्ते ऐसे हैं कि जहां से इसराइल को दुम दबा के भागने का जो है वो एजाज हासिल है। एक जनूबी लबनान का इलाका जो हिजबुल्लाह ने ही इसराइली कब्जे से वागुजार कराया था और इसराइल को दोबारा उस इलाके में कदम रखने की जरूरत नहीं हो अच्छा, सकी। मैं चाहूंगा और कि इसी अब तरीके से हम गजा ये जो बेन गुवेर का बयान है जिसमें उसने कहा है कि हम मस्जिद अक्सा में एक सिनेगॉग बना देंगे, उस पर भी हम बात करें। एक तो ये कि इस शख्स की हिस्ट्री है, इस तरह के ये बयान देता है, ये मैं जानना चाहूंगा कि क्या इजरायली जो पार्लियामेंट है वो इस वक्त ऐसी सोच रखने वाले, क्योंकि नेतन्याहू की भी जाहिर है एक एक्सट्रीमिस्ट सोच है जिसकी वजह से वो ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है, नेतन्याहू की सोच, फिर इसके अलावा बेन गुवेर की सोच, क्या इसराइली जो हुकूमत है और इसराइली जो पार्लियामेंट है उसमें इस तरह के लोग इस वक्त हावी नजर आते हैं कि जो कि शदीद एक्सट्रीम फार राइट पोजीशन लिए हुए हैं? यकीनन जी, इस वक्त जो इसराइली हुकूमत है वो इसी दाएं बाजू के इंतहाई इंतहा पसंद अल्ट्रा राइटिस्ट ज्यूज जो हैं, चाहे वो इतमार बिन गवेर की शक्ल में हो, सिमोट्रिच की शक्ल में हो, उनके बिल्कुल हिसार में है उनके। और मजबूर है नेतन्याहू, क्योंकि उन पर जो करप्शन के मुकदमात थे जो अदालत में जेर इल्तवा थे, अगर ये तूफान अक्सा ना हुआ होता तो इस वक्त तक हुकूमत इसराइल की जो है नेतन्याहू की वो गिर चुकी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ इन इंतहा पसंद यहूदियों का जो एजेंडा है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जो फलस्तीनियों ने रोज़े अव्वल से अपनी जद्दोजहद का मरकज और महवर जो है वो किबला अव्वल की यहूदी कब्जे से आज़ादी को करार दे रखा है। और यही वजह है कि 7 अक्टूबर का जो ऑपरेशन है उसका कोड नाम भी उन्होंने तूफान अलक्सा यानी अलक्सा फ्लड जो है वो रखा। और अलक्सा इस वक्त जो है फलस्तीनियों की बिला तखसीस रंगो नस्ल जो है वो रेड लाइन है। अच्छा मंसूर साहब, फाइनली मैं ये पूछना चाहूंगा, अमेरिका का जो रोल है, वैसे तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि एक अमन का मुआहदा हो जाए फलस्तीन में और इसराइल में, एक पीस निगोशिएटर के तौर पे वो अपना जो किरदार है वो कहता है कि मैं अदा करता हूं। लेकिन पीस निगोशिएटर के बजाय अक्सर लगता यह है कि अमेरिका जो है वो तो मामला को खराब करने में पेश है और इसराइल की मुकम्मल पुष्टपनाही जो है वो अमेरिका तो इसराइल की पुष्टपनाही और इसराइल को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। क्या कहेंगे इस पर आप? इसराइल को इस वक्त अमेरिका ने अपनी 27वीं जो रियासत जो है 57 स्टेट समझ रखा है और उसी हवाले से वो तसर्रुफ कर रहा है। आप देखिए कि इस पूरे नेगोशिएशन के प्रोसेस में, मुज़ाकरात के अमल में एक लम्हा भी ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल की CIA, अमेरिका की CIA और उनके जो खुफिया इदारे हैं और उनके खास तौर पे वजीर दफा समेत लोग इन मुज़ाकरात में शरीक ना हो। इसराइल इसका डायरेक्ट स्टेक होल्डर तो इसराइल है, लेकिन इसराइल के और हमास के बराह रास्त मुज़ाकरात यकीनन उस वजह टेक्निकल बुनियादों पर पॉसिबल नहीं है। तो इतने बड़े पैमाने पे जो अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट है, और यही अमेरिका है जिसकी बुनियादी तौर पे शेयर और सपोर्ट पर
इस वक्त तक तमाम बैन अवी एफर्ट जो हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पे की जाने वाली एफर्ट जो है वो सबताज हुई हैं, चाहे वो वीटोज की शक्ल में हो या अदरवाइज। और यही यूरोपीय यूनियन जिसके जो सदर हैं, उन्होंने आज बड़ा अपील की है खासतौर पे यूरोपीय यूनियन से, उन ममालिक से जो इसके रुकन है, कि वो इस तरह के जो स्मोट्रिच जैसे और एतमार बिन गवेर जैसे जो इंतहा पसंद यहूदी रहनुमा हैं, वज़रा हैं, उनके यूरोप में दाखिले पर पाबंदी लगाएं। दूसरी तरफ असला भेजने के लिए उनकी फैक्ट्रियां खुली हैं, अमेरिका के भी असला भेजने के लिए फैक्ट्रियां खुली हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इस तरह के इक़दामात करके, ऐलानात करके दुनिया की नज़रों में धूल झोंकते हैं और आवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से वो बड़े अमन पसंद हैं और वो खित्ते में 2 रियासतें बनाने के लिए बड़े एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जिस रियासत की ईंट से ईंट बजा के रख दी गई है, उस रियासत को, और जिस रियासत पर आपने दुनिया भर से लाके यहूदी आबाद किए, उनको ट्रेन किया, उनको इक्विप किया मिलिटरीली, आज वही यहूदी जो है वो आपके लिए चैलेंज बने हुए हैं। शुक्रिया अदा करेंगे मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इजराइल फलस्तीन तनाज़े के हवाले से बात हो रही थी, और ये जान रहे थे कि यह मामला कितना बढ़ सकता है और खित्ते को मजीद कितना ये आग अपनी लपेट में ले सकती है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। ये है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब रुख करते हैं इंडिया का। इंडिया में 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में खातून के साथ होने वाले जिनसी ज़्यादती और कत्ल के वाक़े के ख़िलाफ़ पूरा भारत सरापा एहतजाज है, और भारतीय हुकूमत इस मामले पर शायद इतने ज़्यादा कान नहीं धर रही जितने धरे जाने चाहिए। मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है, और एहतजाज करने वालों की सिर्फ एक ही डिमांड है, और वो डिमांड ये है कि मुजरिम को सख्त सज़ा दी जाए, और जो दीगर इस पूरे वाक़े में मुलव्विस लोग हैं उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये है मामला। इसके अलावा मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री का भी एक जिनसी ज़्यादती का स्कैंडल सामने आया है, जिसके ऊपर भारत में इस वक्त भौचाल है। इन दोनों मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भारत से जर्नलिस्ट रोहित शर्मा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रोहित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। वालेकुम अस्सलाम। रोहित, सबसे पहले तो हम आरजी मेडिकल कॉलेज में जो खातून के साथ ज़्यादती वाला वाक़या पेश आया है उसके हवाले से बात कर लें। ये मामला क्या हो रहा है, और बीजेपी की जो हुकूमत है वो क्यों इस मामले पर संजीदा नज़र नहीं आती? अगर संजीदा है तो वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है औरत की इज़्ज़त ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हर जगह, हर मुल्क, हर मज़हब, हर रंग की औरत जो है वो इज़्ज़त के लायक है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। इधर सेंटर में बीजेपी सेंटर में, स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की है। और ममता बनर्जी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने एक्शन तो लिया है। उन्होंने अभी सारे अरेस्ट नहीं किए, लेकिन हाँ उन्होंने काफ़ी हद तक केस को क्रैक करने की कोशिश की है। दे हैव डन इट। सिक्योरिटी लैप्स थी, कुछ और लैप्सेस थे। अब बीजेपी गवर्नमेंट ही बार बार वो कोशिश कर रही है। एक्चुअली लड़की जो लेडी थी, लेडी डॉक्टर, उसके जो लोग हैं उसमें कुछ को अभी अरेस्ट करना बाकी है, कुछ को अरेस्ट किया गया। ये बात तो क्लियर हो जाए कि पुलिस ने एक्शन लिया। दूसरी चीज कि अब सेंटर की और स्टेट की लड़ाई, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो सेंटर में है और स्टेट में जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, इस दोनों के बीच में जो लड़ाई इस समय चल रही है, कोर्ट तक पहुंच चुकी है लड़ाई। कोर्ट में कांग्रेस के नहीं रह गए, पहले कांग्रेस के थे वो, अब वो दूसरी तृणमूल में ही है। कपिल सिब्बल वो वहां पे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टेट जो है कपिल सिब्बल इंडिया के सबसे बड़े लॉयर्स में से एक हैं। वो वहां पर आर्ग्यूमेंट्स जो चल रहे हैं वो ये है कि क्या एक्शन लिया गया है और अब आगे क्या लेना है। दूसरी चीज, एक तो हेरा फेरी भी चल रही है इसमें, इन द सेंस के दवाइयां खरीदने में कितने क्या घपला हो रहा है, कितना स्कैम है, वो भी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। प्रिंसिपल जो है उसको शंट कर दिया गया, फिर उसके बाद उस प्रिंसिपल पे एक्शन ले लिया सीबीआई ने। बहुत सारे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें घुस चुकी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन काम कर रही है। ये कि हाँ बहुत दुखद था। इट वॉज नो डाउट वेरी बैड, बहुत ही गलत हुआ जो हुआ। लेकिन
क्या ऐसा हम अलाउ कर सकते हैं? वो लेडी डॉक्टर जो है वो 36 आवर्स की शिफ्ट कर रही थी, 36 आवर्स की शिफ्ट जनरली डॉक्टर्स करते हैं, अपनी जब उनकी एमबीबीएस खत्म होती है उसके बाद तो वो 36 आवर्स का 48 आवर्स की शिफ्ट भी हो जाती है। लेकिन ये देखने की बात है कि एक इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी ने सुनी नहीं आवाज उस लेडी डॉक्टर की, कहीं पे वो चीखी चिल्लाई होगी, कहीं पे अच्छा एक चीज के रेप जो हुआ है वो कितने लोग थे उसमें इन्वॉल्व थे, क्या एक ही आदमी इन्वॉल्व था या और लोग इन्वॉल्व थे, ये अभी मिस्ट्री बना हुआ है। तो ज्यादा अभी और डिटेल्स आनी बाकी हैं, रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। हाँ ये जरूर है कि ये एक सेंटर वर्सेस स्टेट गेम हो रहा है। स्टेट में बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि ममता गवर्नमेंट हिली हुई है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, ममता अब ये जो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसका मतलब ये है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, या तो लोग पुलिस से सेटिस्फाइड नहीं हैं या अदालत से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या जो एक्शंस लिए जा रहे हैं ओवर द इयर्स इन तमाम वाक़यात को रोकने के लिए लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं जब ही मुजाहरे कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जिस समय एक डेमोक्रेसी में लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस समय वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। डेमोक्रेसी इज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होने चाहिए, हर चीज को, चाहे सही चीज हो गलत चीज हो, प्रोटेस्ट जरूर होना चाहिए, ये बात है। हाँ ये जरूर है कि आज बंद था और पूरे कंट्री में डॉक्टर्स ने हड़ताल भी की थी, लेकिन ये है कि लोग वहां पे बीजेपी के लीडर्स का जाना अभी भी है। सुकांता मजूमदार जो कि वेस्ट बंगाल से बीजेपी लीडर है, यूनियन मिनिस्टर है, वो भी पहुंचे थे कोलकाता जाने के लिए। बहुत सारे लीडर्स पहुंचे हैं और इसमें बहुत पॉलिटिक्स भी है। प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं वो अलग चीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वो अगर आप उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं तो फाइन, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को डिमांड कर रही हैं। और एक चीज ये कि इसमें जितने लोग हैं अब तक क्या सारे पकड़े जा चुके हैं, ये अभी तक जवाब स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया। स्टेट गवर्नमेंट का सही। अच्छा, एक और चीज़ पे मैं आना चाहूँगा कि हम अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि रोज़ाना 87 केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते हैं, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का, जो इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है। और वो ये भी कहते हैं, अंदाज़ा एक ये भी है कि 70% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। 2022 के बाद इस तरह के कोई स्टैटिस्टिक्स पब्लिक ही नहीं किए गए हैं। तो फिर उसके अलावा और भी इस तरह के जराइम जो है वो सामने आ रहे हैं। दिल्ली का जो केस है वो सबके सामने है। आपको क्या लगता है ये जो इंसिडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? ये ज्यादातर जो होते हैं ये फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, और ऐसा के 87 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मेरे लिए तो एक केस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसको बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो फिगर्स उनकी ज़्यादा हैं, हमारी कम हैं, जबकि हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैं इंडिया। और 2022 जो आपने बोला उसके बाद ऐसा नहीं है कि 2022 के बाद स्टैटिस्टिक्स नहीं आई, स्टैटिस्टिक्स आएगी। इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया फ्री प्रेस है, इंडिया फ्री कंट्री है, आएगी। क्योंकि उस पूरे क्राइम डेटा को पहले स्टेट को अपने क्राइम डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। हर पुलिस थाने, हर पुलिस चौकी से वो डेटा आता है, फिर वो स्टेट उसे देता है और स्टेट से उसे सेंटर में लाया जाता है, तो वो सामने आता है सबके। अच्छा, अगर 2022 के बाद आप कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स आए हैं तो क्या आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स? मैंने ये बोला कि वो 2000 अभी वो कंपाइल किए जा रहे होंगे, वो स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी आपके सामने। 2022 की आ चुकी है, 2023 की अभी तो 24 चल रहा है, 24 की कैसे आ जाएगी? 23 की आ जानी चाहिए, कोई 10 दिन 15 दिन में आ जाएगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कंपाइल होने में टाइम लगता है। अब जहाँ तक बात, ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, क्योंकि मैं चूँकि अगर इंसिडेंट्स देखूं स्टैटिस्टिक्स के बजाय, तो इंसिडेंट्स को देखकर बहुत तशवीश होती है। हम सब जानते हैं कुछ अर्सा पहले भारतीय जो फीमेल रेसलर्स थीं वो इस पर काफ़ी अरसे तक वो एहतजाज करती रहीं, कोई उनकी नहीं सुन रहा था। फिर उसके अलावा ये अभी जो मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री का जो स्कैंडल आया है, ये तो खैर फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग बातें इस तरह की करते ही हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो ये जो मामला है ये कहीं रुकने वाला नज़र नहीं आ रहा।
एक दो चीजें अलग अलग। फीमेल रेसलर की जहां तक बात हुई तो गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व थी उसमें, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। गवर्नमेंट पुलिस, दिल्ली पुलिस सीधे होम मिनिस्ट्री के अंदर यानी कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर चलती है। वहां पे एफआईआर हुई है, कोर्ट में केस गया है, कोर्ट में बात चल रही है। एक सिटिंग एमपी के खिलाफ एक्शन लिया गया था। उस समय जो ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, जो कि रेसलर्स फेडरेशन के चीफ थे, उनके ऊपर एक्शन लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद उनकी एमपी की, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट भी चली गई। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट उनके बेटे के पास भले ही है, लेकिन वो नहीं बन पाए। राइट, एक्शन हुआ ब्रिजभूषण शरण सिंह के, प्रोटेस्ट होते। मैंने यही बोला कि प्रोटेस्ट जिस कंट्री में बंद हो जाए वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। वो दैट कंट्री इज अ डेड कंट्री जिसमें प्रोटेस्ट ना हो। सच बात तो ये। तो एक चीज। अच्छा, दूसरा, अब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो है एलिगेशंस लगे हैं, मी टू लगा है। तो आप अगर हार्वे विंस्टीन की बात करें तो वहां पे भी हो रहा है ना। ये एलिगेशंस लग रहे हैं, वहां पे एक्शन हुआ, हार्वे विंस्टीन को सजा हुई। इंडिया में भी एलिगेशन लगे हैं इन लेडीज को। अगर ये पुलिस कंप्लेंट करती हैं तो एक्शन तो जरूर होगा। अभी तक पुलिस कंप्लेंट्स तो हमें दिखी नहीं है। हाँ, एक्शन हुआ है। अगर ऐसा है तो जैसे बोलते हैं कि किसी आदमी को पब्लिकली बदनाम करने का काम करना चाहते हैं ये लोग लेडीज, या सिर्फ सोशल मीडिया पे आगे तो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, उनका मिशन पूरा हो गया। लेकिन वो पुलिस कंप्लेंट करे ना, पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होता, बिल्कुल। थैंक यू। रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे इंडिया से, और हमें कलकत्ता में होने वाले रेप के और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का जो ताजा स्कैंडल आया है उसके हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुनियादी बात सिर्फ एक ही है कि औरत की इज्जत, चाहे वो किसी भी मुल्क की औरत हो, किसी भी रंग और नस्ल की, किसी भी मजहब की औरत हो, औरत की इज्जत सबसे ज्यादा मुकद्दम है और औरत की इज्जत पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यह मामला भी सियासत की नजर होता हुआ नजर आ तो रहा है, लेकिन खुदा न करे कि ऐसा हो कि ये मामला सियासत की नजर हो। दुनिया में कहीं पर भी किसी भी औरत के साथ किसी भी तरह की जिनसी हरासानी या ज्यादती होती है तो उसके मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।